अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा नियर लॉस एंजलिस LA कैलिफोर्निया। मैं और मेरे बच्चे हम लोग सब यहाँ पर तकरीबन 3000 ग्रेटर वाशिंगटन एरिया से 3000 मील का रोड ट्रिप करके यहाँ पहुँचे। और वो जो एक हमेशा की ख्वाहिश थी कि कोस्ट टू कोस्ट उसको सड़क से अमेरिका को देखना है और सारी स्टेट्स जो हैं अब वो देखनी है, उस ख्वाब को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर अब 1 अगस्त 2025 और जुमे का दिन उसकी दोपहर है, लेकिन चूंकि ये 12 घंटे पीछे है बरे सगीर से, इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में आधी रात से आगे का वक्त है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है, जब मैंने पिछला वीलॉग किया था उस वक्त की डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं हुई थी। बैनुल-अक़वामी ख़बर एजेंसी रॉयटर्स ने अब से तकरीबन 10-11 घंटे पहले ये खबर रिपोर्ट की, तो 15 घंटे पहले इसका मुझे नहीं पता था कि अब गरीब पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए तेल जो है वो ख़रीदेगा। इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इससे मैं इसकी एक इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा इमरान खान के साहिबजादों जो हैं कासिम और सुलेमान के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का अपडेट है। 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान किस किस्म के डायनामिक्स हैं, इन डायनामिक्स को हिंदुस्तान से कैसे देखा जा रहा है, ख़ुद अमेरिका और चीन में क्या डायनामिक्स हैं, मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका और रूस के दरमियान किस किस्म के डायनामिक्स हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। बहुत क्विकली मैं इनका जिक्र भी करूँगा, इनकी इंटरप्रिटेशन और तशरीह भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, उसकी तमाम जो यूट्यूब के नोटिफिकेशंस हैं खोलें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन द्वारा मिल सकें। लेकिन सेकेंडरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो व्हाट्सएप चैनल मैंने कायम किया आपसे बरह रास्त एक रब्ता इस्टेब्लिश करने के लिए, चूँकि गुज़िश्ता चंद दिनों से मैंने उसकी याद दहानी नहीं करवाई, उसे ज्वाइन करने की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल ही कम हो गई है। मैं अभी याद से लिंक्स में इसके जो कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका मैं ट्वीट भी करूंगा। इस चैनल को ज्वाइन करें, बिकॉज आपको पता है कि ये चैनल जो है व्हाट्सएप का, ये आपसे डायरेक्ट रिलेशनशिप रखने में मददगार होता है, और भाई लोग जो हैं वो इस चैनल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शायद ही किसी यूट्यूब चैनल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो जितनी इस चैनल से करते हैं, पता नहीं क्या वजह है इसकी। बहरहाल लेट्स एक्चुअली मूव टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। रॉयटर्स की तकरीबन 11 घंटे पहले ये खबर स्टोरी है, जिससे अब दुनिया ने बहुत ज़्यादा इसको रिप्रोड्यूस किया है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है जिसका पुराना नाम तो बाइको हुआ करता था, लेकिन इस वक्त उसको सिनर्जिको कहते हैं, वो उसने ये फ़ैसला किया है और पहली इंपोर्ट वो करने लगे हैं अमेरिका से क्रूड ऑयल की, जो ग़ालिबन टेक्सास स्वीट है, और 1 मिलियन बैरल वो पहली इंपोर्ट होगी अमेरिका से। और तक अगर ये चीज़ उनको लगा कि प्रॉफिटेबल है और ये सक्सेसफुल है ये मॉडल, तो हर महीने, और मेरा ख्याल है सक्सेसफुल ही होगा, हर महीने 1 मिलियन बैरल्स जो हैं बाइको स्ट्रोक सिनर्जिको जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करेगी। अब बताया जाता है कि ये जो सिनर्जिको है ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड रिफाइनरी है। वैसे ये मेरा ख्याल है प्राइवेट रिफाइनरी है, और इसे आमिर अब्बासी साहब जो इसके अभी भी शायद CEO हैं, क्योंकि बाज़ जगह पर उसामा कुरैशी भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो CEO हैं आमिर अब्बासी, उनके वालिद साहब ने इसे 1995 में कायम किया था, और ये पब्लिक लिस्टेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स इनकी हर महीने की जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 4.3 मिलियन बैरल्स की होती है। अब मुझे इस स्टेज पे क्लियर नहीं है कि ये क्या पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट है या पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट हर महीने इससे ज़्यादा होती है, मैं इसको ठीक तरह से चेक नहीं कर सका। लेकिन इस हिसाब से साल की इंपोर्ट अंदाज़न जो है वो 48 या 49, आप कह लें 49 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट जो है वो बाइको स्ट्रोक सिनर्जिको जो है वो पाकिस्तान में कर रही है। और अगर हर महीने ये 1 मिलियन बैरल्स अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे तो साल का अंदाज़न के 12 मिलियन बैरल ऑयल क्रूड जो है अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि टोटल इंपोर्ट आपकी 48 मिलियन बैरल्स की होगी, तो 12 मिलियन आप वहाँ से करेंगे तो 1/4 25% यानी 1/4 ऑफ द टोटल क्रूड इंपोर्ट जो है पाकिस्तान में वो अमेरिका से होने लग जाएगी, अगर ये मॉडल जो है ये सक्सेसफुल हुआ। और जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल मॉडल है। और जो बताया जाता था कि गुज़श्ता बरस में 2024 में पाकिस्तान की टोटल क्रूड की जो इंपोर्ट है वो अंदाज़न 12-13 बिलियन डॉलर के करीब, 12 बिलियन डॉलर का फिगर अगर आप ले लें, क्योंकि 11.67 का फिगर मैंने भी देखा है,
इसका मतलब है कि अगर अमेरिका से 12 बिलियन बैरल यानी एक चौथाई इंपोर्ट पाकिस्तान करेगा तो, और ये उसकी टोटल 1/4 इंपोर्ट हो जाएगी जो उसकी टोटल क्रूड इंपोर्ट है, तो फिर इसकी मालियत अंदाज़न 3 बिलियन डॉलर हो जाएगी। और पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी 3 बिलियन डॉलर का था। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सिनर्जाइको के, जहाँ कहीं उनका नाम उसामा कुरैशी लिखा गया है, कहीं उनका नाम आमिर अब्बासी लिखा गया है, मेरा ख्याल है आमिर अब्बासी साहब भी होंगे, उसामा कुरैशी शायद तो एक ज़माने में रूह अफ़ज़ा के CEO हुआ करते थे, अगर ये वही शख्सियत हैं जो मेरे जहन में जिनका नाम आ रहा है। बट एनीवे स्टेटमेंट उनकी ये है पाकिस्तान की रिफाइनरी की कि अप्रैल 2025 में जब अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के ऊपर 29%, 29% ड्यूटीज़, जब हिंदुस्तान पे 26% का ऐलान किया था, पाकिस्तान पे 29% का ऐलान किया था, 29% का, उस वक़्त से ऑयल रिफाइनरी की नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ हो रही थी। और उनका जो पार्टनर है वो वाइटॉल है, वाइटॉल VITOL, और वाइटॉल से उस वक़्त से उनकी बातचीत हो रही थी और अब उनकी ये डील जो है वो कंक्लूड कर गई। लेकिन आम कयास ये है कि ये डील उस वक़्त कंक्लूड हुई है जब पाकिस्तान के फर्मारवा जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल द ग्रेट जो हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच की। जून में उन्होंने 2 घंटे की एक मीटिंग की, जो घंटे की थी पर बढ़ के 2 घंटे की हो गई, और वहाँ ये मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डील है, ये कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक डील नहीं बनती पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे कोई ज़्यादा नहीं बनती, मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रवायती तौर पर गुज़श्ता, जब से हमें याद है, ये पता है, पाकिस्तान ने जो ऑयल इंपोर्ट्स की हैं वो मशरक़ वस्ता के ममालिक से की हैं, जिसमें एक तो कॉस्ट एंड फ्रेट का, C&F का फ़ायदा है क्योंकि आपका डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन इससे भी बढ़ के ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमेशा पाकिस्तान को कंसेशनल रेट पे, अदर दैन द मार्केट रेट भी उन्होंने ऑयल प्रोवाइड किया है। प्लस ये है कि उन्होंने डेफर्ड पेमेंट्स का एक प्रोसेस निकाला जिसमें पाकिस्तान तेल लेता रहता था और इसका पाकिस्तान ने बेतहाशा इस्तेमाल किया है, कहें इसको एब्यूज़ किया है, इसको एक्सप्लॉइट किया है कि डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स हासिल किए। अब अगर पाकिस्तान 1/4 अपनी ऑयल इंपोर्ट्स अमेरिका से करने लग जाएगा, एक ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका से जो इस वक्त सिर्फ अपना ट्रेड बैलेंस या अपना डेफिसिट बैलेंस करने में इंटरेस्टेड है, जिसका सारा वर्ल्ड व्यू जो है इस चीज़ के ऊपर श्रिंक हो गया है, तो इसकी फाइनेंशियल और बजटरी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के लिए, ये इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ताहम इसकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, उनकी मुसलसल जो तमाम तर उनकी कोशिश ये है कि वो बैरूनी ताकतों को, खा वो चीन हो या अमेरिका, उनको खुश रखें। इस केस में डोनाल्ड ट्रंप की जज्बाती इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जो है वो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम की अवलीन उनकी तरजीह है। और वो आप देखें कि जनवरी या फरवरी के महीने से ये प्रोसेस शुरू हुआ। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जज्बाती कैफियत को, इमोशनल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को बहुत स्टडी किया हुआ था विद द हेल्प ऑफ देयर लॉबिस्ट, जिसके नतीजे में सबसे पहले जेंट्री बीच नाम के एक बिजनेसमैन, जो अदरवाइज़ अमेरिका में बिल्कुल भी नोन नहीं है, बिकॉज अमेरिका की 25-26 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी में जेंट्री बीच की तरह के सैकड़ों कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो एक बहुत अहम अमेरिकन बिजनेसमैन की हैसियत से वारिद हुए। और असल में वो अहम थे भी बहुत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वो पढ़ते रहे, और उनका जितना भी बिजनेस कैरियर है उसके बारे में एक आम कयास, तसव्वुर या अफवाह यही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के मरहून मिन्नत ही उनका बिजनेस कैरियर जो है वो फ़रोग पाया, उसने डेवलप किया, आगे बढ़ा। और जेंट्री भी जब आए तो उस वक़्त जो अफवाहें या ख़बरें निकली वो यही है कि पाकिस्तान के बाज़ इदारों के दरमियान में शक है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA और डोनाल्ड ट्रंप की टीम या उनके जो भी रफ़्क़ाकार हैं, जेंट्री बीच के जो भी बिज़नेस एसोसिएट्स हैं, उनके दरमियान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी, जिसके बारे में शक ये है कि दर हकीकत पाकिस्तान के जो इदारे हैं DHA वगैरह, वो इन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को, जिसको जेंट्री बीच रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में शक ये है कि उनका डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादे से ताल्लुक़ है, और उन्होंने बातें भी इस किस्म की जिससे लगता था कि उनका ट्रंप टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रसूख है। आपको याद होगा उन्होंने पाकिस्तान में कहा था कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो अब पाकिस्तान के मामलात को पहले से बहुत बेहतर समझते हैं और अब वो पाकिस्तान पे
पे कमेंट नहीं करेंगे। ये वही मोमेंट है जिसके बाद से एम्बेसडर रिचर्ड ग्रेनल ने पाकिस्तान पे कमेंट करने से गुरेज किया। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि जेंट्री बीच पीछे डीसी के अंदर ट्रंप की टीम के साथ कनेक्टेड थे। बहरहाल जेंट्री बीच पहला कैरेक्टर थे जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, उसकी कोई मेटेरियलाइजेशन हुई है वो हमें नहीं पता। उसके बाद मिनरल्स की खप पड़ गई जब पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने तमाम जो जितने भी यूनिट्स हैं फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के, पंजाब के, बलोचिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, जीबी, हर जगह से जो मिनरल एक्ट है उसको रिवाइज़ किया गया, रिफ़ाइन किया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेयर अर्थ की और मिनरल्स की वो पूरी की जा सकें। सिर्फ उसमें केपी रह गया है जिसने अभी तक उसकी फ़ाइनल फॉर्म नहीं निकाली, वो भी शायद उनसे करवा लिया जाएगा। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर के हालात वहाँ पर जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर जो है उनको रज़िया में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो जो मशहूर रज़िया थी जो गुंडों में फंस गई थी। पर ये मिनरल तो दूसरी चीज़ थी। उसके बाद आपके सामने क्रिप्टो करेंसी आ गई। क्रिप्टो करेंसी की सारे वाक़यात और हालात जो हैं वो भी आपके सामने रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी की अभी बात ठंडी नहीं हुई थी कि हमें पता चला कि पाकिस्तान ऐलान हो गया कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पोक्स पर्सन है मेरा ख्याल कैरोलिन लेविट जो हैं, उन्होंने जब जनरल साहब की मुलाकात हो रही थी लंच पे, उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई इसलिए है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड करेगा। और फिर अल्लाह ने करना ही ये हुआ कि अगले 24 घंटों में पाकिस्तान ने उनको रेकमेंड भी कर दिया और अगले ही हफ्ते इसराइल ने भी नोबेल प्राइज़ के लिए, हफ्ते में 10 दिन के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी जब मीटिंग की तो उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए रेकमेंड कर दिया। अब वो जब बात अभी ठंडी हुई है उसके बाद अब इसमें तेल आ गया। तो ये सारी कहानी से आपको जब आप देखते हैं इसको, मैंने सब चीज़ें आपको याद इसलिए करवाई हैं कि यहाँ से आपको क्लियरली एक पैटर्न नज़र आता है कि कैसे शरीफ जरदारी आसिम रजीम, जिसको इस वक्त जिसके प्रिंसिपल प्रोपोनेंट या स्पोक्स पर्सन या उसके मेन रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बन चुके हैं, उनकी तमाम तर जो मकसद हयात है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप की राइट साइड पे उनको रहना है और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने खुश करना है। और उनको मसलसल एक एनालिसिस मिल रहा है फिर देयर एक्सपेंसिव लॉबिस्ट कि डोनाल्ड ट्रंप की जज्बाती इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को किन किन तरीक़ों से आप पूरा कर सकते हैं। तो और ज़ाहिर है कि इसका मकसद है कि पाकिस्तान में तमाम तर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस पर उन्हें मुकम्मल कंट्रोल हो। लेकिन ये एक ही चीज़ वो नहीं कर रहे, इसके साथ दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अच्छा इसमें वैसे हमें डोनाल्ड ट्रंप की भी शख्सियत को और उनकी भी पूरी की पूरी हिकमत अमली को समझने का मौका मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी पे ये दुनिया की तरफ, वो मर्केंटाइल अप्रोच जो है वो बन चुकी है। ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका का एक ऐसा सदर है जिसकी अप्रोच पूरी दुनिया की तरफ मर्केंटाइल हो गई है। अदरवाइज़ पाकिस्तान जैसे गरीब बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके लिए अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, इकनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत सी गुंजाइश रखी जाती है उनके अंदर अपने असर रसूख के लिए, और यूँ अपनी बुक्स को बैलेंस नहीं किया जाता। तवक्को भी यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ट्रेड बैलेंसिंग करेंगे तो जो मेजर उनके चैलेंजेस हैं वो चीन है, वो हिंदुस्तान है, वो मैक्सिको है, वो कनाडा है, वो ब्राज़ील है, वो यूरोपियन यूनियन हो सकता है और साउथ कोरिया हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे यानी जिसका ना 3 में ना 13 में कहीं गुजारा ही नहीं है, पाकिस्तान का टोटल जो बायलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ 7.3 बिलियन डॉलर का कोट किया जाता है 2023-24 में, और उसमें से $3 बिलियन का डेफिसिट था अमेरिका का, जो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में बताया था कि सिर्फ जो कसिनोज़ हैं लॉस वेगस के, वो तकरीबन पिछले साल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी रही तो $33 बिलियन का प्रॉफिट जो इन होटल्स और कैसीनोज़ ने सिर्फ स्ट्रिप से, लॉस वेगस की मेरा ख्याल 2 मील की स्ट्रिप होगी जिससे उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो $3 बिलियन की कोई औकात बनती नहीं है इस इकॉनमी में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अजीब-ओ-गरीब किस्म की नेचर है। अल्लाह पाकिस्तान अमेरिका के हाल पे भी रहम करे पाकिस्तान के साथ साथ। मज़ीद में थोड़ा सा उनकी जो ट्रेड में वो क्या कुछ कर रहे हैं उसका भी मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही को उन्होंने एंगेज नहीं किया हुआ। इसी गुज़श्ता 24 घंटे में रावलपिंडी के अंदर एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई जनरल हेडक्वार्टर्स के ही किसी कॉन्फ्रेंस रूम में। चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA है उसकी 98th फाउंडिंग एनिवर्सरी के हवाले से, जिसमें चीन के पाकिस्तान में एम्बेसडर और उनके जो मिलिट्री अटैचे जो एक मेजर जनरल बताए जाते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर करते हुए फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो दीना ताल्लुकात हैं, जो बिज़नेस हैं, जो इकनॉमिक हैं, जो स्ट्रेटिजिक हैं, जो कल्चरल हैं, पता नहीं कल्चरल किस किस्म के हैं, तो ये सारे जो हैं वो इस खत्ते को एक स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, वो बहुत मेहनत कर रहा है और आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान में एक बड़ा भरपूर किस्म का
बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बड़ी फाइन लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं। चीन को भी साथ लेके चल रहे हैं, अमेरिका को भी लेके चल रहे हैं। चीन को ऐसे साथ लेके चलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, बिकॉज 1970 से जब से 50 बरस में पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में बहुत शिद्दत आई और पाकिस्तान ने ही चीन का दरवाज़ा भी खोला था, बहुत रोल प्ले किया था पाकिस्तान ने, ये हकीकत है। किसेंजर डिप्लोमेसी में, किसेंजर निक्सन डिप्लोमेसी में, उसके बाद से चाइनीज़ को कभी भी पाक अमेरिका रिलेशनशिप के ऊपर कभी भी उनको कोई एतराज़ या ऑब्जेक्शन नहीं थी। उन्होंने हमेशा इसको बैलेंस किया। उन्होंने समझा कि पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट है कि वो अमेरिका के साथ उसके रिलेशनशिप होंगे। जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि गुज़िश्ता 10, 12, 15 बरस में, 10 बरस में ख़ास करके 2012-13 के बाद से अमेरिका का बहुत दबाव था पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस पे, पाकिस्तान की मिलिट्री पे, कि आप चीन से पुल बैक करें। अब हम डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में ये देख रहे हैं कि उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर लिया है, जिसमें अमेरिका ने ग़ालिबन किसी हद तक रिकनसाइल कर लिया है इस चीज़ से कि पाकिस्तान का चीन के साथ भी एक रिलेशनशिप होगा। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हिंदुस्तान का जो ज़राए अबलाग का एक बड़ा पोर्टल है NDTV, उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर करवा दिया है, उनको एक उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री खेल रही है कि अगर आप हमें ठीक तरह से ट्रीट नहीं करेंगे या हमारे मुल्क के अंदर की जमहूरियत और मामलात के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आपके यहाँ से रेज़ होगी या कांग्रेस से रेज़ होगी, तो फिर हम चीन की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। तो जो अमेरिकन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, अकॉर्डिंग टू NDTV के एनालिस्ट, उससे जो है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है बहुत इफेक्टिवली तौर पर खेल रही है। इसी हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जब से 25% ड्यूटीज़ लगी हैं और पाकिस्तान के 19% लग गई हैं ट्रेड की ड्यूटीज़, तो हिंदुस्तान के अखबारात में बड़ी बहस हो रही है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ कहाँ खड़ी है। तो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो दिन ख़त्म हुआ है, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन ने सवालों का जवाब देते हुए ये क्लैरिफाई किया है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में पहले भी बहुत दफ़ा क्राइसिस आए हैं, लेकिन हमारा एक रीजनल और इंटरनेशनल व्यू है, हम चीज़ों को शेयर करते हैं और हम इस वक्त अमेरिका के साथ सब्सटेंटिव इश्यूज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम इस क्राइसिस से, उनका मतलब था कि हम निकल जाएंगे। ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पाकिस्तान का टोटल बायलैटरल ट्रेड 7.3 बिलियन का है, हिंदुस्तान का सिर्फ गुड्स का जो ट्रेड है, गुड्स एंड सर्विसेज का नॉर्मल जो ट्रेड है, वो भी शायद 140 बिलियन डॉलर के करीब है। और अगर आप उसमें उनकी IT एक्सपोर्ट्स उस किस्म की चीज़ें डाल दें तो ये 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बायलैटरल ट्रेड बनता है, जिसमें हिंदुस्तान का जो ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में है वो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो मामला वहाँ पे खासे गंभीर हैं और जो चीज़ नेगोशिएट करना चाहते हैं ट्रंप, वहाँ पे वो हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, मोदी सरकार की, उनको वो स्पेस जो है वो नहीं दे रही है। इस सारी डेवलपमेंट से जो मैंने चीन और अमेरिका का आपके सामने जिक्र किया, जो इस चीज़ को समझ सके, जो उसके लिए, और जो ना समझ सके उसका भी भला, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, और जमहूरियत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, जमहूरियत का मतलब है रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत का मतलब है इंसाफ, जमहूरियत का मतलब है इंसानी हकूक़, जमहूरियत का मतलब है शऊरी तरक्की, जमहूरियत का मतलब है कि एक इंसान को ज़हनी तौर पे तरक्की करने का, मादी तौर पे तरक्की करने का आज़ादाना मौका मिले। पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो सकेगा जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में जो शदीद किस्म की हॉस्टिलिटी और नफ़रत का रिलेशनशिप है, जो बदगुमानी है, जो एक जंग की सी कैफियत है, ये जब तक पाकिस्तान इस पे दोनों साइड्स ओवरकम नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए अगर कोई इसको समझ सके, मेरा ख्याल है कि माजी में हम इसका क्रेडिट सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को दे सकते हैं, जिन्होंने 90s में और उसके बाद दोबारा उन्होंने ये समझा कि अगर पाकिस्तान के अंदर मुझे अपनी हुकूमत मजबूत करनी है, सिविलियन डेमोक्रेसी करनी है, ख़ानदान की करनी है, तो हिंदुस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज़ को मुझे रिड्यूस करना होगा। जब तक पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ हॉस्टिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, पाकिस्तान में कोई भी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है मुझे लगता है कि नहीं हो सकेगी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आऊँ कि मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा ने एक आज के दिन में एक बड़ा मानाखेज़ किस्म का ट्वीट किया है, और ये उनके ट्विटर हैंडल के टॉप पे आपको नज़र आएगा, जहां वो कहती हैं कि कासिम और सुलेमान जो हैं इमरान खान के साहिबजादे, उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रखा है बरतानिया के पाकिस्तान के हाई कमीशन में। एम्बेसडर ने इसे कंफर्म किया है और एम्बेसडर ने कंफर्म किया है कि वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, यानी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज इससे पहले अलीमा खान साहिबा ने प्रेस टॉक में ये कहा था कि कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, बिकॉज उनके पास नाइकॉप के कार्ड्स हैं और वो तो ज़ाहिर है वीज़ा फ्री एंट्री उनके पास है।
और मैंने उसके बाद इसका कई दफ़ा एनालिसिस किया था कि उनको आने दिया जाएगा, बाहर रोक लिया जाएगा दुबई के एयरपोर्ट पे, या पाकिस्तान से उनको डिटेन कर दिया जाएगा। अब ये एक टोटली नई डेवलपमेंट हो गई है कि वो वीज़ा उनको चाहिए। क्या इसका क्या मतलब है कि नाइकॉप के कार्ड की बात ही गलत थी, उनके पास नाइकॉप कार्ड नहीं थे, वो हमेशा वीज़ा ही पे आते थे, या ये है कि उनका नाइकॉप कार्ड एक्सपायर हो गए हैं, या इसके पीछे कोई सियासी मसलहत है जिसे हम ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। कासिम और सुलेमान के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत जो मौजूदा है उसकी मतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं। कोई कहता है, जैसे इरफान सदीकी साहब हैं, सेनेटर इरफान सदीकी, वो कहते हैं जी उनका मुल्क है, उनको आना चाहिए, उनको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ और भी PMLN के लीग जो है, राना साहब वगैरह भी इस रस्म की बात करते हैं। अलबत्ता जो अकील मलिक एडवाइज़र हैं लॉ एंड जस्टिस के, ये शहबाज शरीफ साहब के, उनका कहना यह है कि अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी में सिर्फ पाकिस्तानी शहरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कासिम और सुलेमान आते हैं, पॉलिटिकल एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। मतलब यह है कि जो सम टोटल है कि रजीम ये कह रहा है कि कासिम सुलेमान को हम आने से रोकेंगे नहीं, ये अब तक की सम टोटल अंडरस्टैंडिंग बनती है। ताहम यह कि अगर उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर दी तो फिर हम देखेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है। दूसरी तरफ 5 अगस्त के हवाले से मैंने थोड़ी सुनगुन ली है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मुसलसल रोज़ मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे, जुलूस और रैलीज़ निकल रही हैं, एक से ज़्यादा जगह पे। और आज ही का दिन जो ख़त्म हुआ वहाँ पर भी एबटाबाद में इस हवाले से एक बड़ी रैली या जुलूस वगैरह जो है वो निकला। पंजाब की कोई पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पंजाब में किस किस्म का जोश व खरोश जो है वो 5 अगस्त के हवाले से पाया जाता है। और एक दिन पहले जो 108 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उनके नेशनल असम्बली के उमर अयूब और सेनेट के अंदर शिबली फराज दोनों शामिल हैं, वहाँ मेरा एनालिसिस ये है कि उसका बहुत हद तक ताल्लुक 5 अगस्त की एक्टिविटी को रोकना है। बिकॉज अब इन तमाम 108 जो लीडर्स हैं, अभी तक गिरफ्तारियाँ हुई नहीं हैं। जो मैंने चेक किया आपसे 1 घंटा पहले तक, 1-2 घंटे पहले, कि गिरफ्तारियाँ हुई नहीं हैं, शायद हों, लेकिन एक तलवार लटका दी गई है कि अगर आपको आगे हाई कोर्ट से बेल चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि आप 5 अगस्त में ज़्यादा मुतहरक ना हो, विजिबिलिटी ना हो। लेकिन बाज़ सोर्सेस का जिनसे मेरी बात हुई है KP में, उनका कहना है कि लीडर गिरफ्तार हों या रोपोश हों, लोग जो हैं वो बड़े डिटरमिन्ड हैं और 5 अगस्त को बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से, जिन्हें 5 अगस्त 2025 को गिरफ्तार हुए हुए अडयाला जेल में 730 दिन हो जाएंगे। और मीडिया पे मुसलसल उनके साहिबजादे कासिम जो हैं, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के क्लिप्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके वालिद साहब जो हैं उनकी सूरत हाल बहुत नाजुक है, जिस तरह से उन्हें अडयाला जेल में रखा गया। इसमें बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन जो है वो भी चल रही है हुकूमत की साइड से, जहाँ कहा रहा है कि, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है अगर उनको वहाँ से ना निकाला गया। अपेरेंटली उनके साहिबजादों ने और इमरान खान की तरफ से इस किस्म का कोई मैसेज जो है वो सामने नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा ट्रंप क्या कर रहे हैं चीन के हवाले से थोड़ा सा उस पर क्विक कमेंट करूं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में ये बात सामने आई है कि ट्रंप ने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर किया है, जहाँ पाकिस्तान को 19% ड्यूटी है, बांग्लादेश में 20% ड्यूटी है, वहाँ ट्रंप ने ये फैसला भी किया है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कि अगर किसी मुल्क की मसनूआत और एक्सपोर्ट्स अमेरिका किसी और मुल्क से पहुँचती हैं विदाउट बीइंग सब्सटैंशियली चेंज, यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन और ट्रांसशिपमेंट में इशारा चीन की तरफ है, गो कि उसमें लिखा चीन का नाम नहीं गया। मकसद कहने का यह है कि अगर चीन, क्योंकि ट्रंप की पहली हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंसी के बाद से चीन की बहुत सी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब मैक्सिको के अंदर भी हैं, वियतनाम में भी हैं, कंबोडिया में भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हैं। तो अगर ऐसी मसनूआत किसी मुल्क की जो मैन्युफैक्चर तो हुई थी किसी और मुल्क में और सब्सटेंटिवली चेंज नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही उनमें रद्दोबदल किया गया है या एडिशन की गई है, तो उन्हें उसी मुल्क की प्रोडक्ट समझा जाएगा जिस मुल्क की है, यानी चीन की है। और उस मुल्क की जो ड्यूटीज़ हैं, अगर चीन पे इस वक्त 30% है तो उस पर मज़ीद 40% ड्यूटी जो है वो लग सकती है अगर अमेरिका डिटर्मिन करे कि ये असल मुल्क की प्रोड्यूस है। इसका मतलब है कि चीन के गुड्स का कहीं से भी अमेरिका के अंदर एंट्री जो है उससे डोनाल्ड ट्रंप नामुमकिन बना देना चाहते हैं। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ चूँकि चीन का बहुत इसरार है कि एनवीडिया की चिप्स जो हैं उनकी सप्लाई खोली जाए, ख़ास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, अब उसमें एक नई कॉम्प्लिकेशन की पैदा हो गई है कि ख़ुद चीन के अंदर ये इल्ज़ाम लग रहा है एनवीडिया के ऊपर। एनवीडिया इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन दे रही है कि जो उसकी AI की चिप्स हैं उनके पीछे बैक डोर एंट्री रखी गई है इंटेलिजेंस के लिए और ट्रैकिंग के लिए या सर्वेलेंस के लिए, जिसमें एनवीडिया एक्सप्लेनेशन दे रही है कि चीन का ये इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल गलत है। ये तो हुआ चीन और अमेरिका के मामला। अब थोड़ा सा क्विकली ईरान के साथ देख लें, जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर
अब्बास अरगची ने गुज़श्ता 24 घंटे में FT को, फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। बड़ा मानाखेज इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को, इससे पहले कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू हों, अमेरिका को चीन को कॉम्पेंसेट करना होगा, ईरान को कॉम्पेंसेट करना होगा जो ईरान का नुकसान हुआ है अमेरिका के हमले के नतीजे में। और अमेरिका को एक्सप्लेन करना चाहिए कि जब उसकी टॉक्स चल रही थी तो उसने ये हमला जो है वो क्यों किया। इसका बैकग्राउंड यह है कि स्टीव विटकॉफ के मैसेजेस जो हैं वो अब्बास अरगची को मिल रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय हैं टॉक्स को दोबारा शुरू करने के हवाले से। और ईरान का ये कहना है कि हमें ये गारंटीज़ भी चाहिए कि अगर हम टॉक्स शुरू करते हैं अमेरिका के साथ तो हमारे ऊपर दोबारा उस तरह का हमला नहीं होगा जैसा हमारे ऊपर जून में हुआ है। अब ये अचानक ईरान के रवैये में ज़्यादा जो सख्ती आ गई है या एक रिजिडिटी आ गई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये समझ आती है कि 2 दिन पहले रूस ने एक कैटेगोरिकल ब्लैक एंड वाइट पोजीशन ली है जब मारिया ज़खरोवा जो हैं उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि पहले अमेरिका को ये गारंटी करनी होगी कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा, फिर जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं IAEA के साथ वो जंप स्टार्ट हो सकती हैं, उनका कोई मतलब है। सो इन फॉलोइंग इन द पोजीशन ऑफ रशिया, इसका मतलब है कि रूस और ईरान में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। और रशियंस की और चाइनीज़ की कोशिश ये है कि ईरान के ऊपर 31 अगस्त के बाद अमेरिका और इसराइल को दोबारा हमला करने का मौका ना मिले, और वो इस सिलसिले में गारंटीज़ मांग रहे हैं। और यही गारंटीज़ अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची भी मांग रहे हैं, जो उन्होंने रीसेंट FT को इंटरव्यू दिया। अभी इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू।